क्या मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर से इस्तीफा लेने का प्लान बनाया जा रहा है? 27वीं तरमीम के लिए क्या प्लान बना लिया गया और उसे ऑपोजिशन कैसे नाकाम बनाएगी? गंडापुर की हालिया धमकी से क्या इंप्रेशन देखने को मिलेगा? जजेस का इंतखाब कौन से अराकीन पार्लियामेंट करेंगे? शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या खौफनाक हकाइक बयान किए हैं? आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। शबनम नकवी का लिखा हुआ है, इंसानियत को दर्द का दरमा कहेगा कौन? अब आदमी को हजरते इंसान कहेगा कौन? अब जिंदगी के मानियो मतलब बदल गए, अब जिंदगी को ख्वाबे परेशान कहेगा कौन? यूं है कमाले अजमते आदम लहू लहू, अब दास्ताने अजमते इंसान कहेगा कौन? है हर कदम पे राहजन राह बरनुमा, अब मंजिले हयात को आसान कहेगा कौन? नाज़रीन, इस वक्त हुकूमती प्लानिंग क्या है? हुकूमती प्लानिंग में यह देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे से मुतल्लिक एक बिल कौमी असम्बली में जुमे को पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद जो है वो 17 से बढ़ाकर 23 कर दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस के ऊपर मुश्तमिल होगी, जबकि जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। ये बिल जो है निजी कार्रवाई के दौरान बैरिस्टर दानियाल चौधरी पहले ही पेश कर चुके हैं। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली इजलास में जुमे तक तौसी की गई, जबकि तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास आज खत्म हो जाना था। इसके साथ साथ दूसरी जानिब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम के ऊपर मुशावरत जारी है। सबसे पहले तो ये समझें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को जो 17 से बढ़ाकर 23 किया जाना है, तो बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर ये ख्याल है कि ये सवाल भी है कि सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त मौजूदा जजेस की तादाद जो है वो 18 है। काजी फाइज ईसा जब थे तब 19 तादाद थी, तो ये 19 से 18 होने के बाद ये 17 से 23 किस तरीके से की जा सकती है? आइन के अंदर यह लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो अपर कैप लगा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा जजेस कितने हो सकते हैं जो मुस्तकिल जजेस हों, तो उनकी तादाद 17 थी। माजी में हमने यह भी देखा कि कभी 11 हुआ करते थे, कभी 12, कभी 13, कभी 14 और कभी कभार 17 भी होते थे। काजी फाइज ईसा साहब ने 17 के ऊपर जोर दिया और 17 के 17 पूरे हो गए। इससे पहले जब 14 थे तो उस वक्त फुल कोर्ट जो एक केस के अंदर मखसूस नशिस्तों में सुना जाना था, तो उसमें जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा बीमारी के बाद शरीक ना हुई, तो 13 रुकनी फुल कोर्ट जो था वो उस वक्त केस की समाअत कर रहा था। उस केस की समाअत के बाद 3 जजेस मजीद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐड होते हैं, तो यूं मजमूई तौर पर वो 17 का फुल कोर्ट पूरा हो गया। लेकिन उस वक्त इन्हें यह जरूरत आन पड़ी कि बहुत सारे केसेस जो हैं वो सियासी केसेस की वजह से सुने नहीं जा रहे, जिनमें दीवानी के केसेस, फौजदारी के केसेस और भी बहुत से केसेस वो नहीं सुने जा रहे। तो इन्होंने कहा जी एडहॉक जज बीच में बढ़ा दिए जाएं। एडहॉक जज जिनकी खिदमात सिर्फ इसलिए ली जाती है कि किसी बेंच के अंदर फिलर के तौर पर उन्हें शामिल किया जा सके। वो सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल जज तो नहीं हो सकते, ना ही उनके इख्तियारात मुस्तकिल जजेस वाले होते हैं, लेकिन फैसलों के अंदर फैसला साजी में उनका किरदार जरूर होता था। अब इन्होंने क्या किया, अब रह गए 16 जजेस, तो इन्होंने वो जो अपर कैप 17 की है तो उसको ये बढ़ाना चाहते हैं और कहते हैं कि वो 23 जजेस होंगे, यानी मजमूई तौर पे 23 जजेस का मुस्तकिल जजेस का फुल कोर्ट हो जाएगा। और उसके साथ एडहॉक जजेस अगर 10 भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल जजेस जो हैं उन्हें 23 करना है। इस ज़मन के अंदर फायदा क्या होगा? वो जो तकसीम पहले दिखाई दे रही थी, 8 जजेस की अक्सरियत दिखाई दे रही थी, इस तरीके से क्या वो अक्सरियत खत्म हो जाएगी? क्या उसको खत्म करने की देरीना ख्वाहिश पूरी हो जाएगी? ये अब देखना है। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात है वो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम के ऊपर मुशावरत इस वक्त जारी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके ऊपर सदारती ऑर्डिनेंस आता है और उसको लागू कर दिया जाता है। उसके अंदर बात क्या थी? पहले बात यह हुई कि वो भी इन्होंने ही किया था, यानी ये देखें कि अपने ही इकदाम की नफी कितनी जल्दी कर दी जाती है। सबसे पहले ये होता था कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, कि वो अपनी मर्जी से जजेस जो हैं उनकी तश्कील दे दें, बेंचेस की तश्कील दे दें। ये आए और इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया नया, और उसके अंदर ये बात की कि जो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज होंगे वो बैठेंगे और वो बैठ के डिसाइड करेंगे कि कौन सा बेंच बनना है, कितने जजेस उसके अंदर शामिल होंगे, कौन सा केस उनको रेफर किया जाएगा। ये खुद बनाते हैं, पीडीएम के पिछले दौरे हुकूमत में खुद बनाते हैं। तो इस दौर के अंदर जब ये आए तो इन्होंने ये जाना कि गलती हो गई हमसे, क्योंकि उसमें काजी फाइज ईसा की राय एक तरफ, 2 जजेस की राय एक तरफ थी। इन्होंने क्या किया, सदारती ऑर्डिनेंस लेके आए और ये कहा कि एक चीफ जस्टिस होगा, दूसरा सीनियर जज होगा,
तीसरा जज शामिल करना है तो यह सवाबदीद है चीफ जस्टिस की कि वो किसी को भी शामिल कर लें, जिसकी बिना के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाले जाने, याहिया अफरीदी को भी शामिल ना करने और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल करने पर यह कहा कि फुल कोर्ट बुलाएं, इसके ऊपर बैठ के बहस होगी। अगर यह फुल कोर्ट ने तस्लीम कर लिया कि ऐसा ही होना चाहिए तो फिर मैं इसके अंदर शिरकत कर लूंगा। ये आपने गलत किया कि जस्टिस मुनीब अख्तर को इसमें से निकाल दिया। तौजीहात काजी फाइज ईसा साहब ने उसकी बयान की। अब जब तरीका-ए-कार तब्दील कर दिया गया जजेस तायुनाती के हवाले से, चीफ जस्टिस की तायुनाती बिलखुसूस, उसमें अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाया, वो आए। अब इख्तियार तो उनका था कि सीनियर प्यूने जज, वो नाम लिखा गया जस्टिस मंसूर अली शाह का। यानी जब चीफ जस्टिस बन जाता है तो फिर चीफ जस्टिस के ऊपर कोई जज नहीं होता, उससे सीनियर कोई जज नहीं है, वो खुद ही सीनियर बन गया। वो सीनियर बने तो फिर जो सीनियर थे वो उनके नीचे आ जाएंगे, गिनती तो वहां से शुरू होगी। यानी जस्टिस याहिया अफरीदी तीसरे नंबर के सीनियर जज थे, वो चीफ जस्टिस बने तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ऑटोमेटिकली उनके बाद जो है वो सीनियर जज शुमार किए जाएंगे, फिर उनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर शुमार किए जाएंगे, फिर उनके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान शुमार किए जाएंगे, जिस जगह पे पहले जस्टिस याहिया अफरीदी थे। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी ने आके जो मखसूस कमेटी बनाना थी, उस कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल कर लिया और मंसूर अली शाह साहब के नाम के आगे लिखा सीनियर प्यूनी जज। अब इस ज़िमन के अंदर हुकूमत को यह टेंशन पड़ गई कि यह क्या हो गया। मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, उनको चीफ जस्टिस की दौड़ से बाहर किया और वो खुसूसी कमेटी का हिस्सा बन गए। अब खुसूसी कमेटी में ये दो जजेस की अक्सरियत हो जाएगी। जस्टिस याहिया अफरीदी अगर एक तरफ की बात करेंगे तो ये दूसरी तरफ की करेंगे, तो ये अक्सरियत तो इनकी हो जाएगी, भारी तो ये हो जाएंगे। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी ने उनके होते हुए ऐसी कयास आराइयां जो है वो नहीं की जा सकती। जस्टिस याहिया अफरीदी के किरदार को माजी के अंदर अगर देखा जाए और उसको तोला जाए, उसको परखा जाए, उसकी जांच की जाए तो ऐसा नहीं नजर आता था। और ये उनकी दानिशमंदाना हिकमत अमली थी कि जिसके तहत उन्होंने दोनों को शामिल कर लिया। अब हुकूमत प्लान क्या बना रही है? हुकूमत प्लान ये बना रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को इसमें से निकलवाया जाए, इस मखसूस कमेटी में से। बाज़गश ये सुनाई दे रही है कि जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद जो उनके अगले जजेस थे उनको सीनियर करार दिया जाए। यानी मंसूर अली शाह साहब उम्र के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट में वो सीनियर थे, जस्टिस याहिया बन गए सीनियर तो वो उनके बाद बन गए, फिर उनके बाद मुनीब अख्तर थे। लेकिन ये चाहते हैं कि ये बात जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब से अब शुरू हो, ये दोनों माइनस हो जाए। तो ये दोनों अगर माइनस हो गए तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी हैसियत क्या है? सीनियर जज की हैसियत भी आप खत्म कर रहे हैं। यानी एक चीफ जस्टिस भी नहीं बना रहे और दूसरा आपने सीनियर जज की हैसियत भी खत्म करने की ठान ली है। तो इसका मतलब यह कि जबरी तौर पे उन्हें इस बात पे कायल किया जा रहा है कि आप सुपरसीड हो जाए, आप इस्तीफा दे दें। बादिउन नजर में तो यही दिखाई देता है कि जब आपने उनको चीफ जस्टिस की दौड़ से बाहर कर दिया, उसके बावजूद भी वो बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और वो ये समझते हैं कि कोई बात नहीं, मैं चीफ जस्टिस तो बनने नहीं आया था, मैं तो जज बनने आया था और मेरी जज की अब मुद्दत मुलाजमत बाकी है और मैं केसेस अभी सुनूंगा, मैं अपना जो किरदार निभाने आया था, अपना जो फर्ज अदा करने आया था वो मैं करूंगा। तो वो इस ज़िमन के अंदर अगर उधर बैठना चाहते हैं तो आप उनकी उस हैसियत को भी खत्म करना चाहते हैं और आप सुपरसीड करवाने की तैयारी करवा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तब्दीली है। यानी एक तब्दीली पहले आपने की, फिर तब्दीली आपने की, फिर लगा के ये नहीं सही, फिर तब्दीली करने के दर पे हैं। तो ये बता दें कि आपकी तब्दीलियां किधर जाके रुकेंगी, या फिर ये बता दें कि ये चीज है, इसी के मुताबिक जो बात करेगा तो तब्दीली रुक जाएगी, नहीं करेगा तो तब्दीली दर तब्दीली होती रहेगी। अब इस पूरे मामले के ऊपर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने एक राय दी है। उन्होंने कहा जी दुनिया की तेज तरीन तरमीम जो है वो पाकिस्तान के अंदर हुई है, ये भी रिकॉर्ड अब हमारे हिस्से के अंदर आया। कहते हैं हमारी वो हुकूमत है जो तरमीम करते हुए उसे अवाम से भी छुपाती है। क्या कोई मुल्क में कयामत आ जाती कि आप तरमीम एक दिन के लिए अवाम के सामने रख देते, कोई सुन लेते कि कराची बार एसोसिएशन क्या कहती है, वकला क्या कहते हैं, इस मुल्क के अवाम क्या कहते हैं इस तरमीम के बारे में, लेकिन नहीं सुना। खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि आईनी तरमीम बगैर देखे और बगैर पढ़े पास करने वाले लोग जो हैं वो चीफ जस्टिस और जज चुनेंगे। ये उन्होंने एक पूरा लेबल लगाया इन लोगों के ऊपर।
शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आज़म रह चुके मियां नवाज शरीफ साहब के देरीना साथियों में शुमार होते थे। ऐसा क्या हुआ, आपकी क्या पॉलिसी बनी कि आपके देरीना साथी आपको छोड़ के अलग हो गए, जिन्होंने मुश्किल वक्त में आपके बयानिए की तरवीज के लिए काम किया, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के रहे, अपने ऊपर केसेस को बर्दाश्त किया, वो क्यों इस वक्त अलग हुए बैठे? ये नहीं आप सोचते। सोचिए, इस बारे में तो सोचिए कि मोहम्मद जुबैर को क्या पड़ी थी कि आपसे अलग हुए, दानियाल अजीज को क्या पड़ी थी कि आपसे अलग हुए, चौधरी हसन को क्या पड़ी, हसन निसार जो पिंडी वाले हैं चौधरी साहब, निसार चौधरी साहब, उनको क्या पड़ी थी कि वो आपसे अलग हुए? कभी सोचें तो सही बैठ के। लेकिन इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत नहीं। अब एक तरफ 27वीं तरमीम की बातें चल रही है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी यानी BNP ने सेनेटर्स कासिम रिंजो और नसीमा एहसान शाह को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया। जब पुराने लोग जो थे उन्होंने वोट दिए, अब 27वीं तरमीम के हवाले से कर रहे हैं, तो उन लोगों के ऊपर निगाह तो होगी। उन्होंने पार्टी से निकालने का फैसला किया है, तो जब पार्टी से निकालेंगे तो फिर रेफरेंस दायर किया जाएगा उनकी नाहली का। तो सारे अब इसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं कि जिन्होंने वोट दिए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तगदो कर रही है कि जिन्होंने वोट दिए थे इनको तो नाअहल करवाएं, ये बात तो बंद करें, इनको मिसाल बनाएं ताकि फिर कोई और ना जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ रवाबित हैं अभी जो चल रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं जो इससे भी अभी सीखे नहीं हैं, और उन्हें ये लगता है कि कोई बात नहीं, अगर उस तरफ को रुजू कर भी लिया जाए तो हमारे ऊपर ज़्यादा जो है वो मसाइल का जो अंबार है वो नहीं आने वाला, और हम जो है वो इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अब देखिए कि किस हद तक वो कामयाब होते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो हुकूमती पॉलिसी थी, एक सवाल बनता है, पिछले दिनों कहा गया कि पुलिस वैन से ये फरार हो गए और इनको हमलावरों ने फरार करवाने में मदद दी, फिर हमने जी इनको पकड़ लिया। पुलिस वैन हमला और फरार होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार खैबर पख्तूनख्वा के 2 अरकान असम्बली मलिक लियाकत और अनवर ज़ेब समेत 86 मुल्जिमान की जमानतें जो हैं वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने जो है वो मंजूर कर ली। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है कि अगर ये वाकई तौर पर भागे थे तो फिर प्रोसिक्यूशन कहाँ पे खड़ी थी? प्रोसिक्यूशन का काम क्या था? वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? प्रोसिक्यूशन ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? इसके बावजूद ये यहां से निकलने में क्यों कामयाब हो गए? प्रोसिक्यूशन कमजोर थी तो वो कामयाब हुए, या फिर आपका इल्जाम गलत था इसलिए वो कामयाब हुए? दूसरी तरफ जुल्फे बुखारी साहब ने एक बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोला। उन्होंने कहा जी मलेशिया के वजीर आजम जो अनवार इब्राहिम है, उन्होंने जेल में इमरान खान से मिलने की दरखास्त की, लेकिन उसे मंजूर नहीं किया गया, और फिर उन्होंने PTI लीडरों से भी मिलने की ख्वाहिश की, उसे भी पूरा नहीं किया गया। ये आप किसके बारे में कह रहे हैं? मलेशियन वजीर आजम के बारे में। ये बहुत बड़ी बात है जो की गई है। अब इसकी अगर तरदीद आ जाती है तो फिर PTI का नैरेटिव जो स्टैंड कर रहा है वो कहां पे स्टैंड करेगा? मलेशियन हुकूमत अगर कह दे कि हम तो गए और हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की, ना हमारे कोई अगराज़ व मकासद ऐसे थे कि हमने उनको कहा ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी, अगर वो कह दे तो फिर क्या रहेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? और अगर वहां से रिबर्टल ना आए और तायीद इसकी कर ली जाए तो ये फिर हुकूमत पाकिस्तान की सवाबदीद है। लेकिन इस तरह की बातें जो हैं वो ऑथेंटिक सोर्सेस से करनी चाहिए। बसूरत दीगर पार्टी नैरेटिव अगर स्टैंड करना हो तो वो गले भी पड़ सकता है। इस पूरे मंजरनामे में अभी जो किरदार है वो आपको खैबर पख्तूनख्वा से देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है वो बुशरा बीबी को लेके भी हो रही हैं कि बुशरा बीबी के पेशावर जाने में, उनकी रिहाई के अंदर किरदार अली अमीन गंडापुर साहब का भी है और अली अमीन गंडापुर साहब के अलावा भी किसी और का है। लेकिन सवाल ये है कि जब केस ख़त्म हो गया तो फिर किरदार क्या था, ये बात, और किरदार किस हद तक था, और अगर ये सारा नैरेटिव बनाया गया है तो ये क्यों बनाया जा रहा है और इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलेगा? उधर अली अमीन गंडापुर साहब ने यह भी कह दिया है कि वफाक और पंजाब हुकूमत ने बानिया PTI के साथ बदतरीन रवैया इख्तियार किया हुआ है। उन्हें जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही, कभी बानिया PTI की बिजली बंद कर दी जाती है, कभी खाना बंद कर दिया जाता है। वफाक और पंजाब हुकूमत को मैं वार्निंग देता हूँ कि अगर इमरान खान की कोई शिकायत आई तो पूरे मुल्क को बंद कर देंगे। हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम पुरअमन ना रहें। जलसे से मुतल्लिक इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। वज़ीर आला ने पेशावर जलसे के लिए शहर के हर हल्के से 1000 कारकुनान लाने की हिदायत की है और दीगर अजला से हर MPA को 500 से ज़्यादा कारकुनान लाने की हिदायत की है। मेंबरान ने मर्दान में जलसा करने की तजवीज़ दी तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इमरान खान की हिदायत पे पेशावर में जलसा कर रहे हैं और कोई रुकावट नहीं होगी। अब इस ज़मन के अंदर अगर फिर ये एहतजाज वाली समत को जाते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि पिछले अभी जो कर लिए क्या उसका नतीजा हासिल कर लिया या उसने पार्टी नैरेटिव को डैमेज किया है? अब की बार तब्दीली क्या होगी और बुशरा बीबी से इमरान खान की दी हुई हिदायत इन तक क्या पहुंचती है? मुझे दीजिए इजाज़त।
फैसला लाने के बाद।